हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जिसमें आपको मैं आज अध्याय 2 पढ़ाने वाला हूँ। और अध्याय 2 हमारे पास में है अम्ल, क्षारक और लवण। ये हमारे पास में अध्याय 2। अब अध्याय 2 के अंदर सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है, तब जाके हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले आपको मैं बता दूं हमें जो पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा जो रहेगा वो हमारे पास में रहेगा, एक तो अम्ल रहेगा। अम्ल के बाद में हम पढ़ेंगे क्षारक, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे क्षार क्या होता है, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम लवण, और लवण के बाद में पढ़ेंगे हम सूचक, फिर सूचक के बाद में आएगा हमारे पास में टॉपिक सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार। जैसे हमारे पास में सूचक के 3 प्रकार है। पहला प्रकार जो हमारे पास में है वो है प्राकृतिक सूचक, फिर इसके बाद में हमारे पास में आएगा कृत्रिम सूचक, फिर इसके बाद में हमारे पास में आएगा गंधीय सूचक, आज की क्लास में हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। जैसे पहला टॉपिक हो गया हमारे पास में अम्ल, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारे पास में क्षारक, फिर इसके बाद में रहेगा क्षार, फिर इसके बाद में रहेगा लवण, फिर इसके बाद में रहेगा सूचक, फिर इसके बाद में रहेगा हमारे पास में सूचक के प्रकार, फिर रहेगा प्राकृतिक सूचक, फिर रहेगा कृत्रिम सूचक, और फिर रहेंगे गंधीय सूचक। और ये टॉपिक आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल। अब देखो हमारे पास में अम्ल क्या होता है वो देखिए। हाँ, जैसे कि आप सबको पता है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि भी अम्ल का मतलब क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, हम अम्ल बोलते हैं। जैसे हमारे पास में नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में क्या होता है, अम्ल होता है। इसी प्रकार जब बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं तो अम्ल की परिभाषा थोड़ी अलग हो जाती है। तो हम देखते हैं क्या होती है। ऐसे पदार्थ जो पदार्थ जल में घुलकर हमें H+ आयन देते हैं, यानी जो पदार्थ जल में घुलने के पश्चात हमें H+ आयन देंगे उनको हम अम्ल कहेंगे। जो पदार्थ जल में घुलकर हमें क्या देंगे, H+ आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई, अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अब अम्ल के जो कुछ गुण है वो हम याद रखते हैं। अम्ल क्या होता है, तो स्वाद में खट्टा होता है, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। फिर हमारे पास में इसका जो pH मान होता है अम्ल का, वो हमारे पास में 7 से कम होता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और इसकी एक ट्रिक भी है। जैसे कि A का मतलब होता है अम्ल, और नी का मतलब होता है नीला, और लाल का मतलब होता है लाल। तो अम्ल के लिए हमें एक सीधी ट्रिक है, याद रखनी है, अनिल। इसमें क्या होता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को कैसे कर देता है भाई, लाल कर देता है। तो इसीलिए हमें ये ट्रिक याद रखनी है, अनिल। अम्ल जब भी नाम आ जाए तो हमें याद रखना है अनिल। तो अनिल ट्रिक से हमें सीधा पता चल जाएगा अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और इसके अलावा जैसे हमारे पास में उदाहरण है अम्ल के, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारे पास में, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे पास में, उसका सूत्र होता है HCl। और नाइट्रिक अम्ल है हमारे पास में, उसका सूत्र होता है HNO3। ये सभी की सभी क्या करते हैं, हमें जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं। इसके कारण में इनको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जैसे हमारे पास में HCl अम्ल है, HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में H अलग हो जाएगा, प्लस में Cl आयन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास में H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास में, तो इसको तोड़ेंगे तो H+ अलग हो जाएगा, और SO4 अलग हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास में नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, तो HNO3 में क्या हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, और NO3 अलग हो जाएगा। इन सभी के सभी में क्या हो रहा है, H+ आयन दे रहे तोड़ने पे। अब H+ आयन देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सभी को अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्षारक। अब देखो हमारे पास में क्षारक क्या होता है। अब क्षारक क्या होता है, जैसे हमें अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसी प्रकार क्षारक जो होते हैं हमें जलीय विलयन में OH- आयन देंगे। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो हमें क्या करेंगे भाई, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हमें H+ आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। तो जो पदार्थ
जली में घुलकर OH आयन देते हैं उन्हें सारक कहते हैं। और सारक के लिए हमारे पास में गुण है वो देखना, सारक स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। छोटी कक्षा में आप सभी ने पढ़ा सारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और सारक का स्वाद कैसे होता है, कड़वा होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है। सारक का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और सारक क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है, इसी प्रकार सारक क्या होता है, वो लाल लिटमस पत्र को किसमें बदल देगा, नीले में बदल देगा। और इसके लिए तरीके सीधी सालानी आपको याद रखनी है। सालानी के तरीके से समझो आप, सा का मतलब होता है सारक और ला का मतलब होता है लाल और नी का मतलब होता है नीला। इससे सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा जो सारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को किसमें बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं, या लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, सारक है। इसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH दिख रहा है, दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या है, सारक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर भी हमें OH दिख रहा है, दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या है, सारक है। जैसे हमारे पास में NaOH, ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना हमारे पास में से जोड़ेंगे तो ये अन्य अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर OH आयन है कि नहीं है, चलो ठीक है। फिर हमारे पास में KOH, इस को हमारे पास में क्या रहेगा, K रहेगा, प्लस में OH रहेगा, ये हमारे पास में माइनस रहेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस हमारे पास में, इसको भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में CaOH प्लस OH माइनस। इसी प्रकार हमारे पास में होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या रहेगा भाई, हमारे पास में ये Mg है हमारे पास में, प्लस OH माइनस अलग हो जाएगा। तो सभी के सभी में क्या दिख रहा है भाई, OH माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जिसके अंदर OH माइनस होगा वो क्या होगा भाई, सारक होगा। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या जो इनको वियोजित करने में क्या देते हैं, हमें OH माइनस साइन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, सारक बोलते हैं। और देखा मैं सारक, सारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस साइन देते हैं। जैसे कि मैंने आपको टुकड़ी करके बता दिया, OH माइनस साइन दे रहे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, सारक बोलेंगे। और सारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और सारक क्या होते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और उसके लिए मैंने सीधी आपको ट्रिक बता दी, सालानी जो सारक जो होता है, नीले लिटमस को सालानी मतलब सारक हो गया, लाल हो गया, नी का मतलब नीला हो गया। जो सारक जो हमारे पास में होते हैं वो लाल लिटमस को कैसे कर देता है, नीला कर देता है। और अम्ल के लिए मैंने ट्रिक बताई थी अभी, अनिल होती है उसके लिए ट्रिक, या नीला कह सकते हैं हम, ठीक है। ए से तो अम्ल होता है और न से नीला होता है और ल से लाल होता है। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। तो इसी प्रकार हमें ये याद रखना है। अब इसके बाद में देखो क्या आगे, अब हमारे पास में सार। अब सारक अलग होता है, सार अलग होता है, दोनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया था सारक, ये सारक है, और एक होता है हमारे पास में क्षार, ठीक है। सारक और सार दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सारक और सार की परिभाषा एक मत समझ लेना। सारक यानी तो होता है हमारे पास में जो जलीय विलयन में हमें क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, सारक होते हैं। जो जलीय विलयन में हमें क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वो सारक होते हैं। सीधी सीधी परिभाषा है। लेकिन अब सार क्या होते हैं, जब जल के अंदर घुलनशील सारक को ही सार कहते हैं। जो जल के अंदर घुल सकता है सार, उसको क्या बोलते हैं, जो जल के अंदर घुल सकता है सारक, उसी को क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं। जो सारक होता है अपने पास में, जो जल में घुल सकता है, जो सारक क्या हो सकता है, जल में घुल सकता है, जो सारक क्या होता है, जल में घुल सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, हमें सार बोलते हैं। जैसे हमारे पास में NaOH है, जैसे KOH है, ये क्या हो सकते हैं भाई, जल में घुल सकते हैं, जल में जाके वियोजित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया, सार बोल दिया। तो सारक अलग चीज है और सार अलग चीज है, दोनों की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है लवण। अब लवण क्या होता है, अम्ल पढ़ लिया हमने, सारक पढ़ लिया। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में लवण। अब लवण क्या होता है, जब अम्ल और सारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास में लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल और सारक क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास में लवण का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण भी होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अम्ल और सारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप
जल के साथ में जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जल के साथ में क्या होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम लवण बोलते हैं। जैसे हमारे पास में अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेंगे, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करने के पश्चात हमारे पास में लवण बनेगा और जल बनेगा। तो अम्ल क्षारक की क्रिया के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसी को हम लवण बोलते हैं। और लवण का जो पीएच होता है हमारे पास में 7 होता है वैसे तो, और 7 से बराबर भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है। ये निर्भर करता है अम्ल और क्षारक की प्रकृति पर। अगर ज्यादा अम्ल डालेंगे, क्षारक कम रखेंगे तो उसकी प्रकृति अम्ल ज्यादा होगी, और ज्यादा क्षारक डालेंगे और अम्ल कम रखेंगे तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, और दोनों को अगर बराबर मात्रा में डालेंगे तो उसकी प्रकृति उदासीन होगी। अर्थात लवण उदासीन भी हो सकता है, लवण अम्लीय भी हो सकता है, लवण क्षारीय भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप सभी को याद रखना है। लवण क्या होता है, उदासीन भी हो सकता है और अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है, तीनों प्रकार के हो सकता है। और ये किस पे निर्भर करेगा, ये उसी चीज पे निर्भर करेगा जब हमें अम्ल और क्षारक को मिलाने पे लवण बनता है। तो अम्ल क्षारक मिलाने पे लवण मिलेगा तो अम्ल की मात्रा ज्यादा रखेंगे, क्षारक की मात्रा कम रखेंगे तो लवण हमारे पास में कैसा बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा, जिसकी पीएच क्या होगी 7 से कम हो जाएगी। या अम्लीय लवण बन सकता है। या फिर हम क्या करेंगे भाई, जब अम्ल क्षारक को मिलाया जाएगा, जब क्षारक की मात्रा अधिक कर दे और लवण की मात्रा थोड़ी कम कर दे, क्षारक की मात्रा अधिक कर दे और अम्ल की मात्रा कम कर दे तो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, और दोनों की मात्रा अम्ल और क्षारक मिलाएंगे, अम्ल की मात्रा और क्षारक की मात्रा दोनों को बराबर रखेंगे, तब क्या होगा हमारे पास में उदासीन लवण बनेगा। और उदासीन लवण की पीएच होती है हमारे पास में 7 और अम्लीय लवण की पीएच होती है 1 से लेकर 7 के बीच। अम्लीय लवण की पीएच हो जाएगी हमारे पास में 1 से लेकर 7 के बीच और इसकी पीएच हो जाएगी 7 से लेकर 14 के बीच। इसकी पीएच हो जाएगी हमारे पास में 7 से 14 के बीच। इस सारे के बीच क्या 7 से लेके 14 के बीच, उसकी वजह से 1 से या 0 से लेके 7 के बीच। ठीक है, अब हमारे पास में अब लवण के उदाहरण, लवण कैसे बनते हैं। जैसे हमारे पास में HCl है, ये हमारे पास में क्या है, अम्ल है कि नहीं है, ये हमारे पास में क्या है, क्षारक है। तो अम्ल क्षारक आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और अम्ल क्षारक आपस में मिलने से क्या बनाएंगे, एक तो लवण बनाएगा, एक क्या बनेगा भाई, लवण बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो अम्ल और क्षारक जब भी आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जब अम्ल और क्षारक जब क्या करते हैं, अम्ल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास में लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो लवण का निर्माण हो गया यहाँ पे। ये इसी प्रकार हमें अम्ल और क्षारक आपस में मिलाना है। अगर मैं बोलता HCl की मात्रा ज्यादा है और अन्यों की मात्रा क्या है, थोड़ी कम है, ठीक है, तो हमारे पास में कैसा लवण बनता भाई, तो अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो हमारे पास में बनता अम्लीय लवण। कौन सा बनता भाई, अम्लीय लवण। अगर मैं कहता क्षारक की मात्रा ज्यादा है या फिर अम्ल की मात्रा कम है, क्षारक की मात्रा ज्यादा होती, अम्ल की मात्रा कम होती, तब हमारे पास में कौन सा लवण बनता, क्षारीय लवण बनता। अगर मैं कहता अगर HCl की और NaOH यानी अम्ल की मात्रा और क्षारक की मात्रा दोनों की बराबर है, तब हमारे पास में कैसा लवण बनेगा, उदासीन लवण बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारे पास में KOH क्या है, क्षारक है, और अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो ये हमारे पास में लवण बन गया, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट लवण बन गया, और साथ में क्या बन गया, हमारे पास में जल बन गया। और इधर क्या बन रहा है, हमारे पास में अम्ल मिल रहा है और अम्ल के साथ में क्या मिल रहा है भाई, क्षारक मिल रहा है। अम्ल के साथ में क्या बन रहा है भाई, क्षारक बन रहा है, अम्ल मिल रहा है और साथ में क्षारक बन रहा है। क्षारक के साथ में क्या हो रहा है, लवण और जल का निर्माण हो रहा है। अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये अम्ल हो गया हमारे पास में सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक हमारे पास में, और लवण कौन सा बना, K2SO4, ये हमारे पास में K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट लवण बन गया, और साथ में क्या बन गया, जल बन गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अब इसके बाद में आता है सूचक। अब देखो सूचक क्या होते हैं, जो पदार्थ हमें सूचना बताते हैं। सूचक का शाब्दिक अर्थ तो ऐसा होता है, जो पदार्थ हमें क्या करते हैं भाई, सूचना बताते हैं, उन्हें बोलते हैं सूचक। सीधी सीधी बात है, जो पदार्थ हमें किसी भी चीज की सूचना बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सूचक। लेकिन अम्ल और क्षारक के लिए हमारे पास में सूचक क्या है, और हमें सूचक जानना है अम्ल और क्षारक के लिए। तो अम्ल क्षारक के लिए हमारे पास में सूचक है, जो पदार्थ अम्ल और क्षारक के लिए सूचक होते हैं, जो पदार्थ अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, सूचक बोलते हैं। तो हमारे जो टॉपिक में है वो क्या होगा, सूचक ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक, जो अम्ल और क्षारक व उदासीन, इन तीनों की सूचना देते हैं या उपस्थिति का हमें पता बताते हैं। इसके अंदर अभी अम्ल होगा, इसके अंदर क्षारक होगा या इसके अंदर उदासीन होगा, उसका पता बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम भाई, सूचक बोलते हैं। और सूचक हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हमारे पास में प्राकृतिक सूचक, एक होता है हमारे पास में कृत्रिम सूचक, एक होता है हमारे पास में गंध सूचक।
अब वापस यहाँ सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ। नॉर्मली सूचक का शब्द का मतलब होता है भाई जो हमें सूचना देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, सूचक बोलते हैं। लेकिन हमारे जो अम्ल क्षारक, इनके लिए सूचक क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो हमें क्या करते हैं, अम्ल क्षारक या उदासीन का उपस्थिति का पता बताते हैं। इनके अंदर अम्ल होगा, इनके अंदर क्षारक होगा, किसके अंदर उदासीन होगा, उसका पता बताते हैं या उसकी पहचान करवाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल क्षारक व उदासीन की उपस्थिति का पता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, सूचक कहते हैं। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं, हमें सूचक होते हैं हमारे पास में 3 प्रकार के। और कौन कौन से सूचक, तीन का, एक तो हमारे पास में प्राकृतिक सूचक, एक हमारे पास में कृत्रिम सूचक, एक हमारे पास में गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक, ये तीनों की क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं वीडियो। अब सबसे पहले हमारे पास में प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ या वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सीधे नाम से पता चला प्रकृति, ठीक है, प्राकृतिक सूचक है, तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचकों क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक सूचक। यानी वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। और प्राकृतिक सूचक कौन कौन से उदाहरण, जैसे लिटमस पत्र है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे के अंदर लाइकेन होता है, लाइकेन से हमें ये लिटमस पत्र प्राप्त होता है। और इसके साथ में लाल पत्ता गोभी है, ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे हल्दी है, हल्दी भी क्या होती है, हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। और गुड़हल है, गुड़हल का पुष्प कह सकते हैं या गुड़हल कह सकते हैं, ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो इनकी उपस्थिति से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं, किसमें अम्ल है, किसमें क्षारक है या किसमें उदासीन है, उसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में अगला नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे पास में कृत्रिम सूचक। अब कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक का दूसरा नाम है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण करना, यानी मनुष्य के द्वारा जिन सूचकों का निर्माण किया गया उन्हीं को क्या बोलेंगे भाई, संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित सूचकों क्या बोलेंगे, कृत्रिम सूचक। यानी वे सूचक जिन्हें मानवों के द्वारा निर्मित या लैब में तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, कृत्रिम सूचक। यानी ऐसे सूचक जो मानवों के द्वारा बनाए गए हैं या फिर लैब के अंदर मानवों के द्वारा संश्लेषित किए गए उन्हीं को क्या बोलेंगे हम भाई, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक हमारे पास में एक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फेथेलिन। तो सीधे सीधा बोर्ड के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 कृत्रिम सूचक के नाम लिखो या 2 गंधीय सूचक के नाम लिखो या 2 प्राकृतिक सूचक के नाम लिखो। तो आपसे पूछा जाए तो 2 कृत्रिम सूचक के नाम, तो सीधे सीधा आपको क्या लिखना है, तो मेथिल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फेथेलिन। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास में गंधीय सूचक, ठीक है। अब गंधीय सूचक क्या होते हैं, वे सूचक जो अपनी गंध से क्या करते हैं, अम्ल क्षारक की उपस्थिति का पता बताते हैं। गंध के कारण उनके क्या पता चल जाएगा, अम्ल क्षारक का पता चल जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे देखो, वे सूचक जो अपनी गंध से किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता के गुण को दर्शाते हैं। तो वे सूचक जो अपनी गंध से अम्लता का गुण दर्शा सकते हैं या क्षारीयता का गुण दर्शा सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे भाई, गंधीय सूचक बोलेंगे। तो वे पदार्थ जो अपनी गंध के कारण अम्लता या क्षारीयता की उपस्थिति का पता बताते हैं या उनके गुण दर्शाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, गंधीय सूचक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में प्याज का रस, लौंग का तेल, ये क्या होता है, इनकी गंध से हमें पता चल सकता है अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। अब इनको इस सूचक जो है एक सारणी के रूप में बता देता हूं आपको, ताकि डायरेक्ट आपको याद रह सके। अब देखो, सबसे पहले देखा था हमने सूचक। अब सूचक क्या होता है वो मैंने बता दिया, ऐसे पदार्थ जो हमें क्या करते हैं, अम्ल क्षारक की सूचना देते हैं या अम्ल क्षारक के पता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, सूचक बोलते हैं। फिर हमारे पास में आता है सूचक कितने प्रकार के होते हैं, जिसे चाइना रोज भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। प्राकृतिक सूचक में कौन सा है, उदाहरण के लिए जैसे लिटमस पत्र है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है और गुड़हल का पुष्प या चाइना रोज है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक है जो वे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अम्ल क्षारक उदासीन के लिए पता बताते हैं। अब हमारे पास में आता है संश्लेषित सूचक या बोल सकते हैं कृत्रिम सूचक। वो कौन कौन से, उदाहरण के लिए देखो, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास में मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, एक होता है हमारे पास में फिनोल्फेथेलिन, ये होता है हमारे पास में फिनोल्फेथेलिन। अब जो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक जो होता है मानवों द्वारा निर्मित सूचक, तो वो कौन कौन से हमारे पास में, एक तो हमारे पास में मेथिल ऑरेंज और एक हमारे पास में फिनोल्फेथेलिन। और अब हमारे पास में गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक हमारे पास में देखो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में प्याज का रस,
का रस, एक होता है हमारे पास में लौंग तेल, लौंग का तेल, और एक और होता है हमारे पास में वनीला, वनीला का रस। ये हमारे पास में तीन जो है, ये हमारे पास में क्या है, गंधी सूचक। तो गंधी सूचक क्या हो गए, ऐसे सूचक जिनकी गंध से अम्ल और क्षारक का पता लग सकता है या पता कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गंधी सूचक। जैसे कौन कौन से गंधी सूचक, एक तो हमारे पास में प्याज का रस है, एक हमारे पास में लौंग तेल है, एक हमारे पास में वनीला का रस है। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है दो गंधी सूचक के नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, दो गंधी सूचक, इनमें से दो कोई से बता सकते हो, प्याज का रस बता सकते हो या फिर लौंग तेल बता सकते हो, या फिर आपसे पूछा जाएगा दो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक के नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है, फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज। या फिर पूछा जा सकता है प्राकृतिक सूचक, लिटमस पत्थर या लाल पत्ता को भी आपको बता सकता है। अब एक बार मैं नॉर्मली रिवाइज करा दूं आपको, मैंने आज क्या क्या पढ़ाया था, देखते रहिए। हाँ, अब अध्याय 2 थे, अध्याय 2 के अंदर हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था, अम्ल क्षारक है, एक तो अम्ल पढ़ना था, ये अम्ल पढ़ लिया हमने, एक क्षारक पढ़ना था, ये क्षारक भी पढ़ लिया हमने, ये क्षार पढ़ना था, ये भी पढ़ लिया हमने। फिर इसके बाद में क्या पढ़ना था भाई, लवण पढ़ना था, ये पढ़ लिया हमने, लवण के लिए सूचक, लवण के बाद में सूचक पढ़ना था। और सूचक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से सूचक पढ़े थे भाई आज हमने, एक तो प्राकृतिक सूचक पढ़े, एक हमने कृत्रिम सूचक पढ़े और एक गंधीय सूचक पढ़े।